को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 का यूज करके अनफेयर ट्रेड बोल के चाइना के $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। चाइना WTO में गया, DS 5435 लगाई कि ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब ट्रंप जीत के आए थे तो ट्रंप को रूरल यानी कि गांव और नॉन मेट्रो वोटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। तो ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चाइना ने 128 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% से 25% उल्टा टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 94 यूएस की फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैटेगरी थी, जिसमें फ्रूट्स, ट्री नट्स, ये सारी चीजें थी। और फिर थोड़े दिन बाद यूएस के 659 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और टैरिफ लगाया। चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। और ये जो पूरी ट्रेड वॉर चली, इसमें यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया और चाइना ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले 110 Tensions are escalating as the United States and China face off in a deepening trade war, with tariffs and counter-tariffs reshaping global markets and raising fears of a broader economic slowdown. अब यूएस के फार्मर्स के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट था। यूएस के फार्मर टोटल जो सोयाबीन एक्सपोर्ट करते थे उसमें से 60% टन तो सिर्फ चाइना जाता था। इस ट्रेड वॉर के चक्कर में हुआ ये कि ईयर 2017 में जो 32.9 मिलियन टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूएस से चाइना जाता था, वो 2018 आते आते 8.2 मिलियन टन तक रह गया। और चाइना ने जो अपनी डिमांड थी वो यूएस की जगह ब्राजील से सामान मंगा के पूरी कर ली। तो यहाँ पे यूएस के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट निकल गया। और ट्रंप ने जब यूएस फार्मर्स का एक क्राइसिस देखा इस ट्रेड वॉर के चक्कर में, तो ट्रंप ने यूएस फार्मर्स को $28 बिलियन का कॉम्पनसेशन दिया। इनफैक्ट यूएस की जो जीडीपी थी वो 0.04% तक गिर गई। यूएस के लोगों को इस टैरिफ के चक्कर में $51 बिलियन के एडिशनल कॉस्ट अपनी जेब से देनी पड़ी। तो ट्रंप को चाइना का ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना था। तो अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो छोटी छोटी कंट्रीज से नहीं हो पाएगा। चाइना का ऑल्टरनेटिव एक ही था, वो था इंडिया। अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दे, 1 अप्रैल 2020 से डिजिटल सर्विस टैक्स DST इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें ये जो यूएस की कंपनीज थी, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल, फेसबुक, इनके ऊपर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। अब इस चीज से ट्रंप को बहुत गुस्सा आया। एक तो मार्केट नहीं खोला, ऊपर से टैक्स भी लग गया। तो ट्रंप बहुत गुस्से में थे और इससे पहले ट्रंप कुछ करते, ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं। बाइडेन के आने के बाद यूएस चाइना टेंशन थोड़ी कम हुई, मल्टीपल टॉक्स के बाद, और चाइना से यूएस का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 40.9 मिलियन तक पहुंचा। तो ट्रंप फिर से वापस प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार भी सेम चीज हुई। इलेक्शन में ट्रंप को यूएस के फार्मर्स ने बहुत सपोर्ट किया और ट्रंप ने भी इलेक्शन के टाइम पे फार्मर से बहुत बड़े बड़े वादे किए। और ट्रंप के आने के बाद यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था वो और ज्यादा बढ़ गया था, $1.2 ट्रिलियन हो गया था, जिसमें से चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था, 295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। चाइना पे टैरिफ लगाया और इसके बदले में चाइना ने भी सेम चीज की। चाइना ने $21 बिलियन वर्थ का यूएस एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट पे टैरिफ मार दिया और फिर आगे चल के रेयर अर्थ पे भी टैरिफ लगाया। तो ऐसे करते करते इस बार फिर से दोनों ने एक दूसरे पे 84% से 125% तक के टैरिफ लगा दिए। और जो यूएस फार्मर्स थे, जो ट्रंप का वोट बैंक था, उनको इस बार फिर से नुकसान हो गया। कारगिल का रेवेन्यू 10% कम हो गया, एडीएम का रेवेन्यू 8.9% कम हुआ, बंच का 10.8% कम हुआ। ट्रंप फिर से इंडिया के पास पहुंचे और इंडिया ने यूएस में एक कंपनी थी मोनसेंटो, ये लोग राउंड अप नाम से एक हर्बिसाइड केमिकल बना के बेचते थे। फसलों के बीच में जो वीड यानी कि जो जंगली घास उग जाती है, उसको ये राउंड अप केमिकल खत्म कर देता था। यूएस के फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी है वो इस कंपनी के जीएम सीड्स पे हो गई और टाइम के साथ साथ फार्मर्स की कॉस्टिंग बढ़ने लगी, क्योंकि जंगली घास जो थी वो सीजन बाय सीजन इस राउंड अप केमिकल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बना लेती थी। जैसे जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम सीड्स जो थे, इनका ट्रेंड आगे बढ़ा, तो जो नॉर्मल सीड्स होते थे वो मार्केट से गायब होने लगे, क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो गई थी। अब इसी टाइम पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया की जो कॉटन फार्मिंग थी, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एक कीड़ा होता है बॉलवॉर्म, ये इंडिया के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स थी उनको बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। इंडिया के अंदर एक कंपनी थी माइको, इसके साथ दोनों ने मिलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन सीड्स डेवलप किए। साथ जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे,
इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने आने लगी। एक तो आम किसान जो नॉर्मल सीड्स यूज करते थे वो कंपटीशन से बाहर हो गए थे, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ज्यादा प्रोड्यूस करता था कम पैसे में। तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि होता क्या है कि यूएस में तो एडवांस लेवल की फर्टिलाइजर, केमिकल और मशीनें यूज होती हैं फार्मिंग के लिए, और साथ में यूएस गवर्नमेंट भी बिलियंस ऑफ डॉलर की सब्सिडीज वगैरह देती है फार्मर्स को अपने। तो यूएस के फार्मर्स की जो कॉस्टिंग होती है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की, वो इंडिया के फार्मर्स के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम यूएस के कॉर्न के प्राइस का एग्जांपल लें तो 1700 रुपीस पर क्विंटल पड़ता है, जबकि इंडिया में कॉर्न का एमएसपी 2400 रुपीस पर क्विंटल आता है। तो यूएस से इंपोर्ट करने पे जो लोकल इंडियन फार्मर्स हैं वो कंपटीशन में ही नहीं टिक पाएंगे। 90s में कनाडा और मैक्सिको ने नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर यूएस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पे टैरिफ कम कर दिए थे, प्रेशर बनाया था यूएस ने मैक्सिको का मार्केट अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न से भर दिया था। मैक्सिको के जो गरीब फार्मर थे वो कम्पीट ही नहीं कर पाए और 20 लाख से ज्यादा मैक्सिकन फार्मर्स ने खेती करना छोड़ दिया और शहरों में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही हैटी कंट्री अपनी एग्रीकल्चर मार्केट पे 35% टैरिफ लगाती थी, लेकिन मजबूरी में उसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेना था, तो उन्होंने टैरिफ कम करने का प्रेशर बनाया और हैटी को मजबूरी में 35% टैरिफ से 3% टैरिफ करना पड़ा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनकी राइस फार्मिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। हाल ये हो गया कि हैटी को 80% राइस के लिए यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ा, और सेम ऐसा ही यूएस ने नाइजीरिया के पोल्ट्री फार्मर के साथ भी किया। डेयरी सेक्टर में भी यही दिक्कत है। इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स फैमिली, अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग मिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इंडिया में जो मिल्क की एवरेज कॉस्ट होती है वो 50 रुपीज पर लीटर है। वहीं अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो वहां पे सब्सिडीज वगैरह बहुत मिलती हैं, तो वहां पे मिल्क कंपैरेटिवली सस्ता है। और यूएस के लिए डेयरी मार्केट खोल दिया तो यूएस का मिल्क इंडिया में 30 से 35 रुपए पर लीटर का पड़ेगा। तो अगर इनको एंट्री दी गई तो छोटे डेयरी फार्मर्स ये भी लॉस में जाएंगे। और दूसरी चीज, यूएस में कैटल और काउज जो होती हैं ये अच्छा प्रोड्यूस करें, इसके लिए इनके चारे में प्रोटीन अच्छा रहे तो ब्लड मील और मीट बोन्स भी मिलाया जाता है, मतलब कि नॉनवेज खिलाते हैं और बीएसटी हार्मोन्स भी इंजेक्ट करते हैं। तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है। अभी इंडिया में जब बाहर से सामान मंगाया जाता है तो बाहर की कंट्री से सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम तो नहीं खिला रहे हैं अपनी कैटल्स और काऊ को। इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का 17 से 18% कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी ये जो ट्रंप इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ा है, अगर गलती से भी प्रेशर में बीजेपी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया, जैसे थोड़े टाइम पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 निकाला जिसमें एक फॉर्मूला यूज करा है। ये वो फॉर्मूला है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे टैरिफ लगा डाला है। किस कंट्री पे कितना लगा है ये उसकी लिस्ट है, आप देख लेना एक बार। इसमें इंडिया पे भी 26% टैरिफ लगा दिया, आगे चल के इसको 25% कर दिया था। इनफैक्ट हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड जहां इंसान रहते ही नहीं है, पेंगुइन्स रहते हैं, वहां पे भी 10% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद ट्रंप ने रशियन ऑयल खरीदने का बोल के 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हो गया अब टोटल। इसके बाद भी इंडिया माना नहीं। इनफैक्ट इंडिया और यूएस की जो एफटीए की बात चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, जिसमें दोनों तरफ से टीम मल्टीपल राउंड के डिस्कशन कर रही थी, काफी चीजें इन्होंने फाइनल भी कर दी। पहलगाम इशू के बाद जो नोबेल पीस प्राइज वाला जो इशू हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये सारी चीजों के बाद इंडिया और यूएस के बीच में एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो गई। तो ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो तो अभी टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप ने जो 50% टैरिफ का जो बर्डन इंडिया के ऊपर डाला है, इसके लिए इंडिया क्या कर रही है, छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं उनसे एफटीए साइन करके इस पूरे लॉस को पूरा करने का कोशिश करके इंडिया टोटल $820 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। और अगर सर्विस को हटाने खाली गुड्स की बात करें तो $437 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया दुनिया भर में करता है गुड्स का खाली। और इसमें से इंडिया जो यूएस के साथ जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है वो करता है $87.3 बिलियन, जैसे जेनेरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन, इनको टैरिफ की लिस्ट से बाहर कर दिया। मेनली टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फुटवेयर, ज्वेलरीज, इन सब पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया। यानी कि इसने रियूटर्स में बोला है करीब 55% शिपमेंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर एक रफ आइडिया ले लें, एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ आइडिया, तो $48 बिलियन के ट्रेड पे तो डायरेक्ट इस 50% टैरिफ का इंपैक्ट पड़ेगा। और आप न्यूज में देख भी रहे होंगे कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज से एफटीए साइन कर रहा है।